नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज। डियर व्यूअर, आज हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग सब्जेक्ट के यूनिट नंबर 5 विच इज हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के अंदर कि हम बेसिक गोल्स हेल्थ एजुकेशन के क्या होते हैं, इसके अलावा फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑन हेल्थ एजुकेशन, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर है जो कि हेल्थ एजुकेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसके अलावा हम हेल्थ बिलीव मॉडल और हेल्थ प्रमोशन मॉडल को रिलेट करेंगे कॉग्निटिव और बिहेवियरिस्ट थ्योरी के साथ। इसके अलावा डिस्कस द स्टेप इन डेवलपिंग द हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम, वो कौन से स्टेप है जब हम हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं तो हमें उस स्टेप में से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा वैरायटी ऑफ टीचिंग एड्स या मटेरियल या एप्लीकेशन या स्ट्रेटजीज हमारे पास कौन कौन से होते हैं जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के अंदर। और एट द एंड प्लान पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन सेशन, और एट द एंड हम क्या करेंगे कि हम एक प्लान बनाएंगे कि हम फैमिली को किस तरह हेल्थ एजुकेशन सेशन कंडक्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हेल्थ प्रमोशन और हेल्थ एजुकेशन क्या है। हेल्थ प्रमोशन असल में वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोगों को इस इनेबल बनाते हैं ताकि वो अपने जो उनके अपनी बिहेवियर है उसके ऊपर उनको कंट्रोल हो और उनका जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो। इट्स मूव बियॉन्ड फोकस ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर टू अवॉइड रेंज ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल इंटरवेंशन। WHO की ये डिफिनीशन है कि हेल्थ प्रमोशन के अंदर हम 3 काम करते हैं कि हेल्थ प्रमोशन के अंदर या तो हम हेल्थ को प्रमोट करते हैं, किस तरह करते हैं कि हम लोगों के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं, उनके एटीट्यूड को चेंज करते हैं और ऐसे एटीट्यूड लेकर आते हैं ताकि वो हेल्थी लाइफस्टाइल इख्तियार करें। वाइल हेल्थ एजुकेशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं हेल्थ और वेलनेस को। इसके अंदर हम लोगों को टीचिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं अबाउट हेल्थी लाइफस्टाइल, प्रिवेंट एंड ट्रीट डिजीज़ के बारे में उनको बताते हैं कि डिजीज़ से किस तरह अपने आप को प्रिवेंट करना है, किस तरह बीमारियों का इलाज होता है और किस तरह आपने एक वाइज हेल्थ केयर डिसीजन बनाना है। मीन्स के अगर आपको वैक्सीन की ज़रूरत है तो आपने वैक्सीन लगवानी है, अगर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अरेंज ऑफ प्लेसेस, ये हेल्थ एजुकेशन हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, स्कूल के अंदर, वर्क प्लेस, हॉस्पिटल, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं कि ऊपर हेल्थ एजुकेशन, ये हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं और अप्लाई भी कर रहे होते हैं। अब अंडरस्टैंडिंग हेल्थ प्रमोशन मॉडल। गोल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या होते हैं कि हमारे गोल्स क्या है कि हम हेल्थ एजुकेशन क्यों देते हैं, ताकि हम लोगों के जो बिहेवियर है वो हेल्थी बिहेवियर की तरफ आ जाए, ताकि लोग एक्सरसाइज करें, हेल्थी खाने खाएं और स्ट्रेस की मैनेजमेंट करें कि जब भी उनको स्ट्रेस हो तो उसको किस तरह मैनेज करना है। प्रिवेंट डिजीज एंड इंजरी, डिजीज़ और इंजरी से अपने आप को कैसे बचाना है। मैनेजिंग क्रोनिक कंडीशन सच एज डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़। इसके अलावा हम हेल्थ एजुकेशन इसलिए देते हैं कि किसी को अगर क्रोनिक डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है तो उसको किस तरह मैनेज किया जा सकता है। इसके अलावा ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को किस तरह इम्प्रूव करना है। तो ये हमारे मेन गोल होते हैं हेल्थ एजुकेशन के। इसके अलावा हाउ टू एक्सेस हेल्थ केयर सर्विसेज के अलावा एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन लोगों को इस काबिल बनाते हैं कि किस तरह हमने हमारे लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल है, जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है उस तक हमारी रसाई हासिल हो, उसको हम आसानी से हासिल कर सकते हैं। मेकिंग पीपल अंडरस्टैंडिंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ हेल्थ केयर कंज्यूमर। इसके अलावा लोगों को ये समझा देना कि आपके कौन से राइट्स हैं और कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ हेल्थ केयर कंज्यूमर के, आप हेल्थ कौन कौन से राइट्स आपके पास है कि आप ये वाला हेल्थ केयर हासिल कर सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी राइट्स है। अब उस फैक्टर की बात करते हैं जो कि हेल्थ एजुकेशन के ऊपर असरअंदाज होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है नॉट पुटिंग वैल्यू ऑन एजुकेशन। वैल्यू प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी कंसिडर्ड एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। नॉट कंसिडर पेशेंट एजुकेशन एज अ वैल्यू बैडली इन्फ्लुएंसिंग द हेल्थ एजुकेशन। मीन कि अगर हम इस चीज़ को वैल्यू दें कि हेल्थ एजुकेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका कोई ना कोई वर्थ है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ एजुकेशन के ऊपर काम होगा,
लोगों को हेल्थ एजुकेशन मुहैया होगा। लेकिन अगर हम इस चीज़ को कंसीडर करें कि हेल्थ एजुकेशन की कोई वैल्यू नहीं है पेशेंट के लिए, तो उसकी वजह से हमारी जो हेल्थ एजुकेशन होगा वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होगा लोगों के लिए। Non-professional activities, having paperwork in nursing and doing non-professional activity which are out of the nursing job description are due to staff shortage, organization structure of hospital, weakness in nursing management etc. इसके अलावा अगर हम कहीं हॉस्पिटल पे नर्स से नॉन प्रोफेशनल एक्टिविटी के अंदर उसको इन्वॉल्व करते हैं कि लिस्ट ऑफ वो जो उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, तो उस लेट्स सपोज हॉस्पिटल के अंदर शॉर्टेज है या ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर ऐसी बनी है या नर्सिंग की मैनेजमेंट ऐसी है कि उसने नर्स को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने मरीज से हट के ये वाले प्राइस भी अंजाम देने हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी हेल्थ एजुकेशन अच्छी इफेक्टिवली नहीं होती। Physician oriented atmosphere in the hospital is an organization. Physicians are the highest level in their position and salary are very much higher than other healthcare workers. ये हम हमें पता होता है कि हॉस्पिटल के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंसल्टेंट या फिजिशियन होते हैं वो हाईएस्ट पोस्ट पे होते हैं और इनकी पोजीशन और सैलरीज भी हाई होती है। द नर्स मस्ट ओबे पोजीशन फिजिशियन ऑर्डर विदाउट इन्वॉल्विंग एनी डिसीजन फॉर पेशेंट। इसके अलावा किसी भी नर्स को फिजिशियन की जो ऑर्डर होते हैं उसको फॉलो करना होता है विदाउट एनी डिसीजन। मीन्स कि वो पेशेंट के लिए खुद से कोई डिसीजन नहीं बना सकते। इट मे कॉज अ फीलिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन फिजिशियन एंड अदर स्पेशली नर्सेज। तो उससे क्या होता है कि नर्सेज और फिजिशियन के दरमियान डिस्क्रिमिनेशन इख्तिलाफात आ जाते, कॉन्फ्लिक्ट आ जाते, स्पेशली नर्स और डॉक्टर के दरमियान। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हेल्थ एजुकेशन अच्छी नहीं होती। Conflict and lack of coherence in education. Coherence is the element in key feature of organization culture. Inconsistency and lack of cooperation among healthcare providers cause a decrease in trust in a patient and their family. For example, the difference between medical recommendation and nutritional diet in the hospital. यहाँ पे भी हमारी जो हेल्थ एजुकेशन है वो इफेक्टिव नहीं होता अगर हमारी हेल्थ एजुकेशन के अंदर कोहेरेंस ना हो, मीन के मुशाबहत अगर ना हो। लेट्स सपोज एक डॉक्टर ने कुछ और डाइट इस वाइज एडवाइस की है पेशेंट को, हेल्थ एजुकेशन दिया डिफरेंट डाइट के बारे में कि आपने ये डाइट लेनी है, और एक न्यूट्रिशनिस्ट आ जाती है उसे हॉस्पिटल के अंदर वो कुछ और रिकमेंड करती है, तो पेशेंट जो होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किसकी बात माने, डॉक्टर की या न्यूट्रिशनिस्ट की। तो इस दौरान दोनों की जो हेल्थ एजुकेशन होती है जो डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट ने दी होती है वो इतना इफेक्टिव नहीं होती, तो वो फैक्टर भी इफेक्ट कर रहा होता है। Inappropriate communication. Communication skill one of the major element that can leave an impact on organization culture. मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर लोगों की कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो, फॉर्मल इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पे जो उनकी हेल्थ एजुकेशन होती है वो भी इफेक्टिव होती है, लोग उसके बात सुनते भी हैं और उसको अप्लाई भी करते हैं। दिस इशू इंक्लूड अ ब्रॉड लेवल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन different groups such as manager and healthcare provider, physician and nurses, and फाइनली पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मीन कि अगर हमारे नर्स और मैनेजर के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन हो, फिजिशियन और नर्सिस के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन हो, और फाइनली पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर के दरमियान इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो, तो वहाँ पे जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं फॉर्मल इफेक्टिव कम्युनिकेशन या अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे पास होती तो हमारी बात सुनी जाती, हमारी हेल्थ एजुकेशन का फ़ायदा होता है। इग्नोरिंग पेशेंट राइट्स, कहीं पर भी अगर हम किसी के राइट्स को इग्नोर करते हैं, तो अगर हम फिर उसको एजुकेशन देते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनता है। इस तरह पेशेंट के साथ भी है। पेशेंट एजुकेशन इज़ अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स। ये नर्स की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पेशेंट को एजुकेशन देंगे, पेशेंट अवेयर हो अपने डिजीज़ से, अपने ट्रीटमेंट से और अपने राइट से। इसके अलावा जहाँ पे हम पेशेंट के राइट्स को इग्नोर करते हैं या हमारी कोई अनएथिकल बिहेवियर हम शो करते हैं पेशेंट के सामने, फिर उसी पेशेंट को जब हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं तो वो हमारी बात नहीं सुनते और हमारी हेल्थ एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं होता। लैक ऑफ मोटिवेशन एंड रिवॉर्डिंग सिस्टम, ये क्लासरूम में भी होता है। अगर हम कहीं पर भी लेक्चर देते हैं और हम रिवॉर्डिंग सिस्टम या स्टूडेंट को मोटिवेट नहीं करते तो नेक्स्ट टाइम वो हमारी लेक्चर नहीं सुनते। इस तरह पेशेंट के लिए भी है कि हम
nurses को भी मोटिवेट करके इधर इंटरनली और एक्सटर्नली रिवॉर्ड इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। मीन क्या है, अगर हम नर्सेज को हेल्थ एजुकेशन के ऊपर मोटिवेट करते हैं तो वो अच्छे से अच्छे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। मोटिवेशन क्या है कि वो फोर्स है जो लोगों को इंटरनली डिज़ायर या डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आपने कौन से काम में ज़्यादा एनर्जी लगानी है, कौन से काम आपने करने जो हमारी दिली ख्वाहिश होती है कि हम ये काम करें। तो हम अगर किसी हॉस्पिटल के अंदर किसी भी नर्स को रिवॉर्ड या मोटिवेट करते हैं तो उनकी हेल्थ एजुकेशन अच्छी हो जाती है, वो अच्छी तरीके से हेल्थ एजुकेशन डिलीवर कर रहा होता है पेशेंट को। Poor supervision and control. Supervision and control is one of the other major element that can leave an impact on organization culture. अगर कहीं पर हम ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन की रूल रेगुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, ऑर्गेनाइजेशन की लेट सपोज अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ की नर्सिंग मैनेजमेंट, वहाँ के डॉक्टर की मैनेजमेंट, वहाँ की जो फार्मेसी या डिस्पेंसर होते हैं, ओवरऑल जो हेल्थ केयर के आपस में जो कोलेब्रेशन वर्क होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन की कल्चर है। If head nurse control and monitor all nursing activities except nurse role in the patient education and educational supervision in the hospital don't play any role in supervising patient education program, then health education quality will be decreased। मीन कि अगर एक हेड नर्स है वो क्या कर रहा होता है, सिर्फ कंट्रोल और मॉनिटर कर रहे होते हैं नर्सिंग एक्टिविटी को, सिर्फ नर्सेज के रोल को जो पेशेंट एजुकेशन देना है या एजुकेशनल सुपरवाइजिंग करनी है हॉस्पिटल के अंदर, उसको वो सुपरवाइज नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ पे फिर अगर वो पेशेंट को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा होता है या कोई भी एजुकेशन प्रोग्राम अगर वहाँ पे कंडक्ट हो रहा होता है तो उसकी हेल्थ एजुकेशन की उस वाली प्रोग्राम की कोई क्वालिटी नहीं होती, वो क्वालिटी आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो जाती है। हेल्थ टीचिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो हम डिफरेंट मॉडल यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। हेल्थ टीचिंग मॉडल फोकस ऑन एक्सप्लेनिंग इंडिविजुअल हेल्थ एक्सपीरियंस बिहेवियर एंड एक्शन। हेल्थ टीचिंग मॉडल किस चीज़ पे फोकस कर रहा होता है कि इंडिविजुअल के हेल्थ से रिलेटेड क्या एक्सपीरियंस है, एक बंदा है वो बीमार हो गया, उसने क्या एक्सपीरियंस गेन किया, उसके बिहेवियर क्या हुआ और उसने क्या एक्शन लिया, वो डॉक्टर के पास गया नहीं गया, उसने खुद से मेडिसिन ली, किसी अताई डॉक्टर के पास गया, किसी कंसल्टेंट के पास गया, ये उसका एक्शन और बिहेवियर होता है। हिल बिलीफ मॉडल ये दो साइकोलॉजिस्ट ने पेश किया था, सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था रोजेनस्टॉक। हिल बिलीफ मॉडल यूज फॉर पहले एक्सप्लेन। हिल बिलीफ मॉडल असल में ये एक्सप्लेन कर रहा होता है कि बिहेवियर और एक्शन टेकन बाय द पीपल टू प्रिवेंट इलनेस एंड इंजरी। मीन कि लेट सपोज अगर मैं बीमार हो जाता हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, कोई लोग बीमार होता है तो उनकी ये बिलीफ होता है कि वो क्या करते हैं कि वो किसी हकीम के पास जाते हैं, दम करवाने चले जाते हैं। तो हिल बिलीफ मॉडल असल में एक्सप्लेन कर रहा होता है हमारे एक्शन और बिहेवियर जो हम जब भी बीमार होते हैं, इंजर्ड होते हैं या इलनेस से हमें अपने आप को बचाना है तो हम कौन सा बिहेवियर या एक्शन इख्तियार करते हैं। परसीव ससेप्टिबिलिटी। अब अगर हमें पता हो कि जितनी ज़्यादा हमने ये परसीव किया, ये हमने मान लिया कि हम ज़्यादा ससेप्टेबल है तो उतनी ज़्यादा हम एक्शन लेंगे, उतनी ज़्यादा तवज्जो देंगे उस बीमारी को। परसीव सीरियसनेस। अगर हमें पता हो कि इस बीमारी की ये इतनी लाइफ थ्रेटनिंग है, ये इतनी सीरियस बीमारी है तो हम ज़्यादा अटेंशन देंगे उस बीमारी को। परसीव बेनिफिट्स। अगर हमने ये परसीव किया है कि इस डॉक्टर के पास जाना और इसकी बात मानना, इसकी ये मेडिसिन लेना ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या मास्क पहनना हमारे लिए बेनिफिशियल है तो हम मास्क पहनेंगे। अगर हमें लगा कि मास्क पहनना हमारे लिए बेनिफिट्स नहीं है, मीन्स कि अगर हमने ये परसीव किया कि ये लो बेनिफिशियल है तो हम कभी भी मास्क नहीं पहनेंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बैरियर टू टेकिंग एक्शन। इसके अलावा हमारे पास डिफरेंट बैरियर आ जाते हैं कि हम कोई भी एक्शन अगर लेते हैं। क्यूज टू एक्शन और सेल्फ एफिकेसी। अब हेल्प मॉडल प्रपोज बाय वेंडर ने ये प्रपोज किया था और इसके अंदर वो प्रिडिक्ट कर रहा होता है कि हेल्प बिहेवियर को जिसका कोई ना कोई असर होता है हेल्प प्रमोशन के ऊपर। स्टेप ऑफ डेवलपिंग हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम। हमारे पास कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हम किसी भी हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करवाते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर हम इंटरेक्शन करते हैं, बेसिक कम्युनिकेशन पैटर्न हम इन्वॉल्व करते हैं क्लाइंट और नर्स के दरमियान।
सेकंड नंबर स्टेप के अंदर हम असेसमेंट और डायग्नोज करते हैं कि पेशेंट के असेसमेंट क्या है, उससे हमारे पास उसकी डायग्नोज या उसकी प्रॉब्लम आ जाती है और उसके हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इस पेशेंट की नीड क्या है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम गोल और ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने आप के लिए। चेंज एंड प्रिपेयर द ऑब्जेक्टिव दैट डिस्क्राइब द डिजायर्ड लर्निंग आउटकम, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिज़ायर आउटकम है, जो हमारे गोल है, वो अचीव हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। स्टेप नंबर 4 के अंदर हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग meet the mutually develop objective. It include content to be covered, sequence of topic, base condition for learning, place, environment, method and material। प्लानिंग के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे एजुकेशन देना है, किस सीक्वेंस से हमने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, और सबसे अच्छा ये है कि हम प्लान को राइट डाउन कर लें। स्टेप नंबर 5 के अंदर हम उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स कि अगर हमने डिसाइड किया था कि हम इस टॉपिक पे इसी हिसाब से इसी स्टेज से लेक्चर देंगे, तो वो लेक्चर हम डिलीवर कर पाते हैं। स्टेप नंबर 6 के अंदर हम इवॉल्वेट करते हैं क्या हमारे जो ऑब्जेक्टिव गोल थे वो हमें अचीव हो गए या नहीं, अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए। फिर हम री इवॉल्वेशन करते हैं होल हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम को, जहाँ पे नेग्लिजेंसी है, जहाँ पे कमज़ोरी है, उसको हम दोबारा से मॉडिफाई करके दोबारा से हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाते हैं। इफेक्टिव टीचिंग एड एंड टीचिंग एप्लीकेशन। डिफरेंट हमारे पास इफेक्टिव टीचिंग मटेरियल होते हैं और एप्लीकेशन होते हैं, तरीके होते हैं जिससे हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। मीन्स के कंप्यूटर है, मल्टीमीडिया है, ब्लैक बोर्ड है, डिफरेंट चार्ट हमारे पास होते हैं, तो वो हमारे टीचिंग एड मटेरियल होते हैं। टीचिंग मटेरियल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो पावर पॉइंट से, चार्ट से, फ्लैश कार्ड है, पिक्चर, पोस्टर, पम्पलेट, पब्लिक टीवी चैनल है, एनाटॉमिकल मॉडल, इंटरेक्टिव कंप्यूटर गेम। या टीचिंग मेथड्स के अंदर अगर हम दूसरे बात करें, हम लेक्चर दे सकते हैं, हम डिस्कशन कर सकते हैं, रोल प्ले या डेमोन्स्ट्रेशन हम करवा सकते हैं। तो ये हमारे पास टीचिंग मटेरियल है, टीचिंग एड मटेरियल है, टीचिंग टेक्निक्स मटेरियल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।